हेलो नमस्कार एवरीवन। आज हमारे सामने अमृता भारती हैं। इनका चयन एसएससी जीडी 2021 में बीएसए पद पर हुआ है। तो सबसे पहले आप सबों के समक्ष इनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अ, तो आज हम जानेंगे इनके सफलता के बारे में कि इन्होंने किस तरीके से अपने मेहनत को, और सबसे बड़ी चैलेंज होती है गर्ल्स के लिए कि गर्ल्स जब अपने घर से, अपने गांव से, अपने समाज से लड़ करके जब पटना तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद फिर सरकारी जॉब हासिल कर लेती हैं, तो इस बीच में इनका क्या स्ट्रगल रहता है और किस तरीके की समस्याओं को झेलना पड़ता है, आज ये सारी चीज़ इनसे हम जानेंगे। यानी कि इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। तो आइए स्वागत करते हैं इनका और स्टार्ट करते हैं। आज हो सकता है कि ये जो कहानी है ये तमाम गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन बने। और चूंकि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार के जिस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर ये बड़ा चैलेंज होता है, बहुत चुनौती होती है। तो इस स्टोरीज़ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना आपका काम है, और इससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ सफल कैसे हों इसीलिए भी आपको बहुत बड़ी चीज़ सीख मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला सवाल आपका, तो पहले आप अपना नाम और अपने परिवार के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या है। मेरा नाम है अमृता भारती और मैं बिहार से हूँ। और एक बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतास डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा बाहर में काम करते हैं और मम्मी एक हाउसवाइफ है। देखिए, मतलब मिडिल क्लास का डेफिनेशन भी आपने देख लिया कि मतलब पिताजी बाहर जॉब करते हैं, काम करते हैं प्राइवेट कंपनीज वगैरह में, और उन्होंने भी इतना साहस जुटाया कि अपने बच्चों को पटना तक का सफ़र तय करवाए और पटना पहुंचाए। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम यही जानना चाहेंगे कि पटना आना तो आपके लिए आसान तो नहीं होगा, तो आखिर क्या रहा इसके पीछे की कहानी। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, सुने, ये कहानी ज़रूर जानें, क्योंकि ये तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, विशेष तौर पे गर्ल्स के लिए भी पटना आना ही। तो इसके पीछे की क्या कहानी है पटना आने तक, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। मुझे पहले से ही बहुत वो था कि मैं मतलब बाहर जाके पढूं, अच्छा शिक्षा लूं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि पापा कैसे मानेंगे। तो मुझे एक चीज़ दिखी कि मैं उस टाइम 12th में थी, कि मैं 12th में अच्छा परफॉर्म करूँगी तो शायद मुझे मौका मिल सकता है। तो मैंने किया और अच्छा खासा परसेंटेज आया। पापा को अच्छा लगा, तो पापा पूछे कि आगे क्या करना है। तो मैं बस बोली कि पटना जाना है। तो क्यों जाना है, तो एक मेरे भैया हैं जो CHSL में जॉब करते, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा जानती थी कि वो SSC के थ्रू गए हैं। तो मैं वही बोली कि भैया जो जॉब करते हैं ना वही करना है, SSC का तैयारी करना है। तो ठीक है, पापा मान गए, फिर भेज दिए। फिर उसके बाद मैं किसी रिलेटिव्स के थ्रू मैं MPTES इंग्लिश ICM में आई। तो मुझे सर के पास आके पता चला कि CGL कुछ होता है। उसमें एक मतलब सर उसका जिक्र करते थे ITI, उसमें क्या है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो मैं घर पे बता के बहुत खुश होती थी कि पापा मुझे वही बनना है। तो ये था कि हमारा यूनिवर्सिटी बहुत लेट काम करता है। तो मैं सोची कि उतना टाइम मिले ना मिले पता नहीं, तो मैं सोची कुछ तो करना है, इसलिए उस सबसे पहले सरकारी नौकरी कोई चीज़ लेनी है, उसके बाद अपना ड्रीम। देखिए, क्या आपने जो सुना अभी कि किस तरीके से पटना आना भी अपने आप में स्ट्रगल है, और आने के बाद जो चीज़ें होती है, हालांकि इनका भी जब ये आप इम्पीडस से जुड़ी, तो यहाँ पर जुड़ने के बाद इनका एक था कि हमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। अक्सर हमारे क्लास के इससे पहले भी जो बच्चे सफल हुए थे वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने थे, ASO बने थे। तो उनके सामने, यानी कि जब उन्हें क्लास में प्रेजेंट किया गया, तो उनसे ही देख करके बोली कि सर हमें भी कुछ ऐसा ही जॉब करना है। लेकिन चूंकि इनका ग्रेजुएशन में काफ़ी डिले हो गया, तो इस लेट होने की वजह से चीज़ें सही समय पे ना हो पाई, और बीच में लॉकडाउन का पीरियड रहा। तो इस कारण से थोड़ा सा है ना कि जल्दी, आप जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि आपको जल्दी सिलेक्शन लेना ही आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे एक बड़ा सवाल अक्सर आता है लोगों के मन में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। तो आप ये बताइए कि तैयारी करने के दरमियान में लोगों का क्या सपोर्ट रहा,
और आप क्या फ़ील कर रही थी? और सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है, जैसे मान लिया जाए कि आपके जो गाइड होते हैं, जो मोटिवेटर होते हैं, तो उनका किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहता है? क्या उसका रोल रहता है? तो सवाल आपका यही है कि प्रिपरेशन में किसका क्या हेल्प रहा और उसमें आपका महसूस क्या कर रही थी और किस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे? इसको थोड़ा बताइए आप लोग। ये तो है कि हर वक्त आपके साथ कोई नहीं रह सकता, अकेला होना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो दोस्त लोग मेरे साथ थी, फिर धीरे धीरे वो लोग का अलग सेक्टर था, वो लोग अपना अपना करने लगी, तो फिर मैं बहुत अकेली हो गई। उस टाइम अगर मैं छोड़ दी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो मैं जब सेट बनाया करती थी तो वहाँ पे कुछ भैया लोग थे, वो मेरा मार्क्स अच्छा आता था, फिर भी टेंशन होती थी कि पता नहीं यहाँ अच्छा रहे वहाँ क्या परफॉर्म करूँगी। तो वो बोलते थे तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो मेरे से मतलब काफ़ी अच्छे थे पढ़ने में, तो वो मुझे बोल रहे तो हो जाएगा। प्रिपरेशन के दौरान में अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं। एक बड़ा सवाल ये इसलिए बन जाता है लोगों के लिए कि तैयारी करने के दरमियान जब आप लो फील करती हैं यानी डीमोटिवेट होती हैं, ठीक है, लोगों ने कहा या जो लोग आपसे मिले आपको हमेशा इनकरेज करते रहे, लेकिन कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग हमेशा इनकरेज करते हैं, हमें बढ़ाते हैं, तो भी कुछ ऐसा भी दौर आता है जहाँ पर अब लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए और आपने क्या किया? ऐसा कुछ अगर वक्त आया आपके साथ तो इस बारे में थोड़ा बताइए। मेरे हिसाब से जो आपको सपोर्ट करते हैं उनसे बात करना चाहिए। हर जगह मेरे पापा को बहुत विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो जैसे सर हैं हमारे जो हर जगह हमें सपोर्ट किए, बहुत डरती थी तो सर बोले हो जाएगा टेंशन नहीं लीजिए। तो वही मुझे लगता है बस सपोर्टिव लोग से बात करना, नेगेटिव लोग से नहीं। देखिए, बहुत ही सॉलिड आंसर इसका है कि आप बात भी वैसे लोगों से करें जो आपको सपोर्टिव हों, है ना? अब यहाँ पे एक वाकया मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब इनका मेडिकल वाला कंडीशन था, तो रिजल्ट आने के बाद ये हमेशा काफ़ी डरी हुई थी और डरते डरते जब ये मेरे पास आई, कई बार इन्होंने इनसे कांटेक्ट मतलब बातचीत भी हुआ ओवर फ़ोन कॉल, तो ये बोली सर रिजल्ट तो हो गया लेकिन आगे लगता है मेडिकल में नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा थोड़ा आइज़ का कुछ प्रॉब्लम है। मैंने इनसे इतना ही कहा कि आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, हो जाता है वो सब, ठीक है। लेकिन ये बार बार रिपीटेडली कह रही थी सर नहीं होगा, सर नहीं होगा, आगे मुझे क्या करना है वही बताइए। हमने बोला कि आगे तो ठीक है, प्रिपरेशन तो अपना कंटिन्यू रखना ही है, लेकिन रिजल्ट इसी में होगा और फाइनल होगा, इस बात की मतलब आप इसके लिए आप टेंशन ना लें, ठीक है ना, वो चीज़ हो जाएगा। तो ऐसा मेरा ही मानना है कि जब भी अगर आप लोग डीमोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ में कभी भी, तो आप हमेशा उनसे ज़रूर बात करिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। नेगेटिव सराउंडिंग से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और ये पहचान करना ज़रूरी है कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। तो विशेष तौर पे आपके जो पेरेंट्स हैं यानी जो आपके मम्मी पापा हैं, वो तो हमेशा हमेशा अच्छा चाहेंगे। आपके जो गुरुजन हैं, जो भी आपके गाइडर हैं, वो हमेशा अच्छा चाहेंगे, तो उन लोगों से बात करिए, एक फ्रेंडली बिहेव रखिए और वहाँ पर आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। पटना आने के बाद आपको अपने रिलेटिव के माध्यम से ही हमारे बारे में यानी इम्पेटस के बारे में जानकारी मिली आपको और यहाँ पे आप आए। अब यहाँ पे आने के बाद चूँकि आपका कॉलेज या जो भी आपका था मतलब ग्रेजुएशन की जो क्लास या चीज़ें थी वो काफ़ी डिले हो रही थी, तो उस दरमियान फिर आप कि भाई किसी भी तरीके से हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो ऐसा मन में एसएससी जीडी को लेकर के जो ख्याल आया, तो शायद मुझे ध्यान है कि उस समय ही हमारा एक मिशन 20 बैच भी लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो आप हमेशा इस बात को लेके शेयर रहती थी कि सर मतलब कैसे क्या करना है ना? तो मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि आप अपनी तैयारी के दरमियान में सारे सब्जेक्ट को हैंडल करना और उसमें मिशन 20 का क्या रोल है? चूँकि हम इस बात को इसलिए एम्फसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये कई लोगों का जीवन बदल चुका है, ठीक है? तो आखिर आपके लाइफ में ये मिशन 20 जैसे जो चीज़ें मैं ऑपरेट करता हूँ, चलाता हूँ, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? कैसे फिर आपको हेल्प किया ये चीज़? वहाँ जीके जीएस के लिए मुझे डर लग रहा था, तो सर द्वारा मतलब हर चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छे से और मतलब बहुत मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा और हर चीज़ मुझे यहाँ पूरा अच्छे से हर चीज़ रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ। सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ एक ही जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है।
और सर के द्वारा इंग्लिश तो बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं, जीके जीएस भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और रीजनिंग और मैथ के लिए भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अ, एक बहुत भारी भरकम सवाल है, और सवाल ये है कि जब गर्ल्स का चयन अगर होता है तो उसे केवल, कहते हैं ना कि मतलब एक लड़की जब जन्म लेती है घर में तो घर को रोशन करती है, लक्ष्मी आती है, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिटिया पढ़ेगी तो उससे पूरा एक जनरेशन पढ़ता है, एक जनरेशन बढ़ता है। तो आपका चयन यानी आपका सिलेक्शन को आप कैसे देखती हैं? सिलेक्शन के पहले की अमृता और सिलेक्शन के बाद की अमृता में क्या कुछ बदला है? और लोग आपसे, वैसे लोग जो पहले किस तरीके का भाव आपसे रखते थे और अब क्या रखते हैं, तो पहले की अमृता और अब की अमृता में क्या बदलाव आया है? क्योंकि सरकारी नौकरी लगने के बाद, है ना, एक अलग तरीके का मतलब मान सम्मान मिल जाता है, मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या कुछ कैसा रहा, क्या महसूस करती हैं अब, यानी पहले और अब में क्या अंतर हुआ? पहले तो था कि सरकारी नौकरी तो लेना है, तो मतलब था, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे इधर तो शादी के लिए भी बहुत प्रेशर होता है। तो बस यही सोचते थे होगा नहीं होगा, बट देखते थे, कोशिश करते हैं, होगा क्यों नहीं। अब लगता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताना चाहेंगे कि मतलब जब आप पटना आ रही थी तो जो चैलेंजेस फेस करना पड़ा, या कुछ लोग मतलब लोगों का नाम नहीं बताना है, लेकिन कुछ लोग क्या ऐसे थे जो लाइफ में कई बार होता है ना कि हमेशा नेगेटिव, तो उनका क्या रिएक्शन हुआ रिजल्ट के बाद? ऐसा कुछ रिएक्शन अगर बताना चाहें तो कुछ ऐसा इंसिडेंट। ऐसे मतलब मैं तो नेगेटिव लोग से दूर ही रहती हूँ, मेरे लाइफ में ऐसे कोई लोग नहीं है जिससे मतलब प्रॉब्लम हो सकता है मेरे सामने नहीं बोल रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी को प्रॉब्लम है। वो तो भैया लोग रिजल्ट हैं, आने के बाद क्या उनका रिएक्शन रहा? बोले सही है, ठीक है, ज्वाइन कर लो, अच्छी बात वाह, है। बहुत फिर बढ़िया। मेरे भाई लोग हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो बोले कि अभी ज्वाइन कर लो, आगे की तैयारी अच्छे से करना हो जाएगा। अ, तैयारी करने के दरमियान में जो बीच में लॉकडाउन का जो पीरियड था, तो लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या एक आती है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, विशेष तौर पे जो ये 2021 में है ना, 2020 तो उस समय इनिशियल पीरियड था। तो सेकेंड वाले लॉकडाउन में भी इतना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना और प्रॉपर उस मिशन 20 के सारे नोट्स को फॉलो करना, ठीक है ना, क्योंकि जैसा कि आपने लिखा है, यहाँ मेंशन किया है। तो आखिर किस तरीके से आपने अपने उस समय के मोटिवेशन को, जब पूरा का पूरा लोग पढ़ाई से पूरी तरह हट चुके थे, फिर भी आपने अपनी तैयारी को, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा? आखिर क्या था उस समय, मतलब मन में एक भाव था? जॉब लेने के प्रति तो उत्सुकता रहती है लोगों की, लेकिन ऐसा क्या कुछ था मोटिवेशन जिससे आपको हमेशा ये चीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मोटिवेट करते रहा? ये तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी लेना था, लेकिन ये था ना कि मुझे थोड़ा पहले लेना था, कि क्योंकि ग्रेजुएशन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो वही था कि मेरे पास एक दिख रहा था कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं वही की। अब थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में, और एग्ज़ाम का पैटर्न तो ऐसे सब लोग जानते ही हैं। एग्ज़ाम के प्रोसेस का मतलब ये है कि जब आप का रिटन क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, इसमें फिजिकल वगैरह में क्या कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसके लिए विशेष तौर पे गर्ल्स होने के लिए आप जानते हैं कि बहुत चैलेंज रहता है फिजिकल को पास करना भी। लेकिन मैं तो मानता हूँ भाई, नारी शक्ति हमेशा जिंदाबाद था, है और रहेगा, ठीक है ना। नारियों का लोग कहते हैं ना कि मतलब दुर्गा, तो ये वास्तव में है, और इतनी ब्रेव हैं कि इन्होंने इस जैसे पद को भी बहुत ही चीज़ों को आसानी से एक्सेप्ट किया, और इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि सरकारी नौकरी प्रायोरिटी है, साथ ही साथ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सैल्यूट है भाई ऐसे लोगों को, है ना। तो फिजिकल के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा फिजिकल का? मैं कभी फिजिकल नहीं की थी। अच्छा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये हो कैसे होगा हमसे। ऐसे मतलब करती थी, खुद से ही करती थी, लास्ट टाइम मुझे लगा कि नहीं होगा, डर था कि मतलब मेरे से फिजिकल नहीं होगा तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं लास्ट टाइम हेल्प ली। तो फिर जिस दिन फिजिकल था, वहाँ 2 राउंड लगाना था, एक राउंड मैं लगा ली, दूसरे राउंड में मैं जब आधा दूर पहुँची तो मुझे लग रहा मुझसे नहीं होगा।
मैं यही सोचते-सोचते मैं देखी वहाँ लाइन है, अब मैं कर सकती हूँ, वहाँ लाइन पे वो रस्सी नहीं डाला हुआ था, तो मैं कर सकती हूँ। मैं 2 लाइन था, एक स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा आगे था, फिनिश पॉइंट थोड़ा पीछे था। मैं दोनों क्रॉस की, मुझे डाउट में नहीं रहना था। फिर उसके बाद बस हो गया। फिजिकल के बाद का प्रोसेस होता है, जब फिजिकल रिजल्ट आ जाता है हर चीज़, है ना? तो एक समस्या होता है फिर उसके बाद मेडिकल का, ठीक है? तो मेडिकल में किस तरीके की चीज़ें होती हैं जो अक्सर एक मन में डर पैदा करता है? थोड़ा-सा ये चीज़ जानना ज़रूरी है लोगों के लिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेडिकल नॉर्मल होता है बट आईसाइट अच्छे से चेक होता है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन मैं वहाँ कॉन्फिडेंटली बोलती रही, उनको लगा ठीक है इसका, बस। अ, रिज़ल्ट आने के बाद का क्या माहौल रहता है घर में? क्योंकि सरकारी नौकरी पा लेना ही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी आजकल सफलता होती है। तो थोड़ा-सा उस समय का रिएक्शन बताइए कि घर में कैसा माहौल रहा, जब पहली बार आपके पापा ने आपके मुँह से सुना कि पापा हो गया? क्योंकि मुझे लगता है कि रिज़ल्ट आने के बाद शायद बच्चे अक्सर भी मुझे ही फ़ोन करते हैं और आपने भी ऐसा किया, मुझे ही मैसेज किया, फ़ोन किया। और मैंने भी जब ये चीज़ सुना कि हो गया, तो मुझे शायद यही सुनना है। देखिए जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, मुझे आप सबों से यही कहना भी है कि ये लाइन है ना, हो गया, मतलब यही सुनना है भाई लाइफ में, ठीक है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय का रिएक्शन कैसा था जब आपने, मतलब मुझे बताया तो एक अलग रिएक्शन था, तो हम लोग खुद फील कर रहे थे, ठीक है ना? बट घर में जो आपने बताया पापा से, मम्मी से और भी लोगों से, तो उनका कैसा रिएक्शन था, क्या था वो? ऐसे तो 7 नवंबर को रात में रिजल्ट आया, मैं नहीं देख पाई। सुबह 8 नवंबर को उठी, तो मैं ऐसे चेक की तो एक पीडीएफ आया हुआ था। तो मैं देखी उसमें, मुझे पता था, पता नहीं क्यों कि उसमें मेरा नाम है, लेकिन मैं पोस्ट देख रही थी। तो मैं सर्च की तो देखी बीएसएफ था, फिर भी मैं मिला रही थी कि कहीं सीआईएसएफ तो नहीं मिला। तो फिर उसके बाद मैं चाहती थी मैं सबसे पहले अपने पापा मम्मी को बताऊं, मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती। फिर पापा को कॉल की, तो सबसे पहले पापा का मतलब वर्ड था, कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा। मम्मी भी बहुत खुश हुई, और फिर मैं अपने सर को और बाकी जो मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं उन सारे दोस्तों को बताई। सिलेक्शन होने के बाद, यानी चयन होने के बाद, आप उन तमाम लोगों के लिए जो गांव से निकलकर पटना तक का सफ़र तय इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वो जीवन में कुछ करना चाहती हैं, विशेष तौर पे लड़कियां, उनके लिए क्या मैसेज और क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल और बहुत संघर्ष करके पटना तक का सफ़र तय किया और फिर सरकारी नौकरी आपने हासिल की, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, जो अभी तमाम परिस्थितियां में जूझते रहती हैं कि कई बार मतलब उनके लिए चैलेंज होता है, पटना आना ही चैलेंज होता है? तो उन पेरेंट्स को भी आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स इतने मिडिल क्लास फैमिली से हो करके भी पटना तक आपको पहुंचाए, इतना बड़ा सपोर्ट आपको मिला, तो जो पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिनकी यही मानसिकता अभी भी है कि लड़कियां पढ़ेंगी तो क्या करेंगी, है ना, ऐसा कुछ, उनको तो फिर बाद में चूल्हा चौका ही करना है, तो इससे कैसे माँ बाप उभरे, मतलब इस सोच से कैसे उभरे? लोग क्या कहेंगे, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इससे लोग कैसे मतलब इस सोच से उभरे, उनके मम्मी पापा के लिए क्या मैसेज एक बेटी होने के नाते आप देंगे, और उन बच्चों के लिए जो आपकी सीनियर्स जूनियर्स जो भी हैं, है ना, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? तो पहले मैसेज मम्मी पापा के लिए कि उस सोच से कैसे वो बाहर निकले कि बच्चों को पढ़ने की बाहर भेजें। सबसे पहले तो आप अपने मम्मी पापा को बिलीव दिलाइए कि हाँ आप कुछ अच्छा कर सकते हो। वो तो आप पे बिलीव करेंगे ना, तो फिर आपको मतलब आप जो चाहोगे वो बोल देंगे। जैसे मेरे पापा, मैं बोली मैं पटना जाना चाहती हूँ, पापा को बिलीव था, मुझे भेज दिए। पापा को अभी भी बिलीव है कि मैं इससे आगे बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो वो आपके ऊपर आपका पेरेंट्स का बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिलीव सिस्टम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इन्होंने कहा, और बहुत ही शानदार सॉलिड आंसर इन्होंने किया, क्योंकि अक्सर बच्चे परेशान इस बात को लेकर रहते हैं कि पता नहीं हमारे पेरेंट्स इस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे, तो पेरेंट्स मानते नहीं हैं, उन्हें मनवाना पड़ता है, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है। तो आप उन्हें विश्वास दिलाइए, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करिए, जिस स्टेज पे हैं आप, 10th में हैं 10th में टॉप करिए, 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th में अच्छा करिए,
जिस भी स्टेज पे हैं वहाँ बेहतर करिए, वहाँ कुछ अच्छा करिए, उन्हें विश्वास दिलाइए कि यस यू कैन, आप कर सकते हैं। तो अगर वो आपको उन पे विश्वास ऐसा लगेगा तो वो ज़रूर आपकी बात मानेंगे और आप जो चाहते हैं वो करेंगे। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर चीज़ करने को, हर चीज़ सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हैं। तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो आपकी बात ना माने या ना समझे। अब अगला मैसेज उन सभी बहनों के लिए क्या होगा जो पटना आने तक का सफ़र और उसके आगे पढ़ाई तक का सफ़र को लेकर के एक चुनौती और चैलेंज के रूप में देखती हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मुझे तो वही लगता है कि आप यहाँ आए हो तो कुछ लेकर ही जाना, क्योंकि समाज फिर जीने नहीं देता। पटना गई थी, कुछ की नहीं, काफ़ी सारे ताने मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए आप पढ़ाई कीजिए। वाह! बहुत बढ़िया। मतलब समाज का ताना आपको जीने नहीं देगा, ये बहुत ही मतलब उम्दा बात है अपने आप में। क्योंकि लड़के तो चलो ठीक है, कहीं न कहीं कुछ कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स को फिर मतलब माँ-बाप जब पटना भेजते हैं और वो जब वापिस बगैर कुछ किए घर जाती हैं, तो फिर से उन्हें तो शादी-विवाह करके अच्छे घरों में भेजना, देखिए कितने भी अच्छे घरों में भेज दिया जाए आपको, लेकिन मेरा ऐसा खुद का पर्सनली ऐसा मानना है कि लड़कियाँ विशेष तौर पे वो आत्मनिर्भर बने, है ना? और क्योंकि समाज को ड्राइव करने का जो काम है वो मेरे हिसाब से बहनों के हाथ में है, वो गर्ल्स के हाथ में है। क्योंकि समाज को आगे ड्राइव करना, भारत को एक ऐसा भारत बनाना जहाँ पर हम महिलाओं को एक अच्छे नज़र से भी सम्मान दे सकें, इसमें पुरुष का तो ये केवल योगदान होता है कि उसे कंधे से कंधे मिला के चलने में हेल्प करे, लेकिन इसमें ड्राइव करने का काम जो मेन कहते हैं ना कि हम लोग मेन ड्राइवर के रूप में वो लड़कियां होती हैं, वो हमारी बहनें होती हैं। तो ये बहुत ही इन्होंने अच्छा कहा, ठीक है ना, कि आप सबसे पहले जो है अपने इन सारी चीज़ों को ओवरकम करें, अपने डर को ख़त्म करें, और सबसे बड़ी बात जो गर्ल्स के लिए चैलेंज होता है, उस चैलेंज को आपके अंदर फेस करने के लिए कंपैशन यानी जुनून भी आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर ये उत्साह रहेगा तब आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अब एक आखिरी सवाल, एग्ज़ाम जब हम लोग पास कर लेते हैं, मतलब जब विशेष तौर पे जब पटना आने के बाद लोग एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, एग्ज़ाम ना पास करें तो ताने मिलते हैं, एग्ज़ाम पास करें तो तालियां मिलती है ना? मुझे लगता है दोनों शब्द ता से ही स्टार्ट होता है, ताने और तालियां, ठीक है। तो एग्ज़ाम पास करने के बाद जब आप सिलेक्शन ले लेंगी, मतलब सिलेक्शन तो ऑलरेडी मतलब हो ही गया है, जब आप ज्वाइन कर लेंगी इस पद को, तो आगे का क्या मोटिव है? यानी कि आगे ट्रेनिंग है, उसके बाद ट्रेनिंग के पीरियड के बाद क्या है, उसके बाद क्या आगे प्लान है, जैसे जॉब में रहते हुए कुछ और आगे बेहतर करने का, या कुछ ऐसा कुछ करने का, यानी या फिर अपने समाज के लिए, यानी अपने जो आसपास की जो मतलब गर्ल्स लोग हैं, क्योंकि वो भी आपसे भी काफ़ी मोटिवेट और इंस्पिरेशन ले रही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा होता भी है। जैसा कि आपने अपना पहला एक्सपीरियंस बताया कि सर आजकल तो हमसे हर लोग बात करना चाहते हैं, है ना? जो नहीं भी जानते हैं वो भी हमसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो आगे का क्या है रणनीति, क्या है मतलब प्लान आगे का? अब इसके बाद तो ट्रेनिंग होना है, तो उसमें तो कुछ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी होगा, तो फिर ड्यूटी में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आगे की तैयारी करना चाहती हूँ सर। तो ये था सक्सेस स्टोरी अमृता भारती का, जो रोहतास के एक छोटे से गांव से निकलकर पटना तक का सफ़र चुनौतियों भरा, इन्होंने मतलब इस चीज़ को स्वीकारा भी। और मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि गांव से जब एक छोटी सी बच्ची जब बाहर निकलती है, अपने परिवार से तमाम चैलेंजेस को सह करके, परिवार से छोड़ दीजिए, गांव वालों से ये तमाम चैलेंजेस को सह कर पटना तक आना, और ताने ना सुनना पड़े इसलिए जल्दी जल्दी सरकारी नौकरी भी ले लेना, इन्होंने मिसाल कायम किया है। और इसके लिए मैं फिर से पूरे इम्पिटस फैमिली की ओर से अमृता आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप तमाम उन लड़कियों के लिए जिन्हें पटना आना अपने आप में एक ऑब्स्टेकल लगता है, शायद इस स्टोरी को देखने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद उनके पेरेंट्स या उनके जो मतलब रिलेटिव्स हैं वो भी इस बात को समझ पाएँ कि पोटेंशियल है हमारे बच्चों के अंदर। और मुझे लगता है ये पोटेंशियल पहचानना पड़ेगा पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी।
तो शायद उन्हें ये चीज़ें काफ़ी आसानी से आगे बढ़ने का मौका मिल पाएंगी, और वो आगे बढ़ेंगे भी, और माँ बाप भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो पेरेंट्स का ही अच्छा रोल होता है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन्स अमृता आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया इतने कम समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो आप सभी लोग ऐसे इंस्पिरेशनल कहानी को ज़रूर लोगों के पास साझा करिए, ताकि और भी जितनी भी गर्ल्स इस मानसिकता में जूझ रही हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, पटना कैसे पहुँचे, मुझे लगता है कि ये वीडियो वहाँ पर ज़रूर हेल्प करेगा उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को इस मानसिकता से छोड़ देते हैं कि क्या करेगी, लड़की ही तो है, अपना बस चूल्हा चौका संभालेगी। नहीं, लड़कियां उससे बाहर है। लड़कियां आज देश की सुरक्षा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ज्वाइन कर रही हैं। ये अपने आप में मिसाल है, सैल्यूट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इम्पिडस की तरफ से एक छोटा सा भेंट और सम्मान देना चाहेंगे अमृता को।